हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्या था, सर्विस सेक्टर क्या होता है और सर्विस सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो दिन पे दिन बढ़ता क्यों जा रहा है। आज की क्लास में हम दूसरे चैप्टर के कुछ की टर्म जो यूज़ की गई हैं उसमें उनका मतलब समझेंगे और उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो टर्म मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पर है। मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको ध्यान से सुनो। पहली टर्म है एम्प्लॉयमेंट, या उर्दू में और हिंदी में इसको कहते हैं रोज़गार। तो रोज़गार क्या है? रोज़गार एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो आदमी काम करने के योग्य है और तैयार भी है और प्रचलित दर पर काम करना भी चाहता है, उसको रोज़गार मिल जाए और वो काम करने लगे, तो ऐसी स्थिति एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। फिर बता देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें उन लोगों को काम मिल जाता है और वो लोग काम भी करते हैं जो काम करने के योग्य हैं, काम करने के लिए तैयार हैं और प्रचलित दर पर या जो वर्तमान मजदूरी की दर है उस पर काम करना भी चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे स्थिति को कहते हैं रोज़गार की स्थिति। दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितने भी लोग काम के इच्छुक हैं और काम की योग्यता रखते हैं और तैयार भी हैं प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए, उनको सबों को काम मिल जाए, तो ऐसी स्थिति कहलाती है फुल एम्प्लॉयमेंट या मुकम्मल रोज़गार, हिंदी में पूर्ण रोज़गार। तीसरी टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को उर्दू और हिंदी में बेरोज़गारी कहते हैं। बेरोज़गारी का मतलब है ऐसी स्थिति जहां लोग काम करने के लिए तैयार भी हैं, काम करने के लिए योग्यता भी उनके पास है और प्रचलित मजदूरी की दर पर भी वो काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति कहलाती है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी। चौथी टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट रेट या बेरोज़गारी की दर, या उर्दू में कहेंगे बेरोज़गारी की शरह। तो बेरोज़गारी की दर या बेरोज़गारी की शरह या अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक ऐसी रेट है, ये ऐसी दर है जो क्या करती है, यह बताती है कि कितने लोग या कितने प्रतिशत लोग बेरोज़गार हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी गणना कैसे की जाती है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये काउंट करेंगे कि जो अनएम्प्लॉयड आदमी है वो कितने हैं। जो अनएम्प्लॉयड आदमी है वो कितने हैं, यानी कि कितने लोग बेरोज़गार हैं। उसको गिनने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो टोटल वर्क फोर्स है, यानी कि जो टोटल लेबर मौजूद है जो काम करना चाहती है और उनमें योग्यता भी है, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो काम करने के लिए सक्षम हैं, काम करने के लिए सक्षम हैं, ऐसे लोग जो काम करने के लिए सक्षम हैं कितने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड पर्सन को डिवाइड करेंगे टोटल वर्क फोर्स से और गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल कर आ जाएगी। फिर बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेरोज़गार लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और सक्षम भी हैं काम करने के लिए, लेकिन फिर भी उनके पास रोज़गार नहीं है, ऐसे लोगों को काउंट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क फोर्स, यानी जितने भी लोग काम के योग्य हैं और सक्षम हैं, उससे डिवाइड करने के बाद हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रेट या परसेंटेज निकल कर आएगी वो होगी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसके बाद है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में कहते हैं छिपी बेरोज़गारी, या उर्दू में भी छिपी बेरोज़गारी कहते हैं। तो छिपी बेरोज़गारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ऐसी बेरोज़गारी है जो छिपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक खेत में मैक्सिमम 4 आदमी काम कर सकते हैं और चार आदमियों की सहायता से उस खेत में जो फसल उगेगी वो 100 क्विंटल गेहूँ उगेगी। तो अब क्या हुआ, जो छिपी बेरोज़गारी का क्या मतलब है? अब सपोज करो
किसी परिवार में 6 मेंबर हैं और 6 मेंबर के 6 मेंबर ही वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे उसी खेत में लग गए। अब उस खेत में लगने के बाद जो टोटल प्रोडक्शन हुआ, जो कुल उत्पादन हुआ, वो भी कितना हुआ, 100 क्विंटल ही हुआ। तो यहाँ पर जो 2 लोग काम कर रहे हैं, उनके एक्स्ट्रा लगाने से, उनके भी काम करने से जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इन 2 लोगों को क्या कहेंगे कि ये जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हैं इनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो रही, यानी कि इनके लगने से प्रोडक्शन में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। तो ये 2 लोग कहलाएंगे कि ये लोग कैसे हैं, छिपी बेरोजगारी के शिकार हैं। यानी कि ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई ना दे, हमें एक आदमी काम करता हुआ भी नज़र आए लेकिन जो उसकी सीमांत उत्पादकता है या जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो रहे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि एक अतिरिक्त आदमी को लगाने से उत्पादन में कितने वृद्धि हुई, उसी को कहते हैं सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो होती है। फिर समझा देता हूँ एक बार। हिडन या छिपी बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जिसमें आदमी काम करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है, उनकी काम करता हुआ तो दिखाई देता है लेकिन वो उनका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जो सीमांत उत्पादकता है, वो जीरो होती है। यानी कि वो काम करने के बाद भी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कर पाते, उनके लगने से 1 यूनिट का भी प्रोडक्शन नहीं होता। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि वो छिपी बेरोजगारी के शिकार हैं और ऐसी स्थिति छिपी बेरोजगारी कहलाती है। अगला पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो मैं बात कर रहा था अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अंडर एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण रोजगार और उर्दू में कहते हैं अधूरा रोजगार। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये ऐसी स्थिति है बेरोजगारी की जिसमें जो लोग जितना काम कर सकते हैं वो उतना काम नहीं कर पाते, उससे कम ही काम कर पाते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता से कम कार्य करता है, ऐसी स्थिति अपूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। यानी कि जो रोजगार है वो पूरा नहीं है, पूरे टाइम को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, थोड़ा बहुत काम करता है बस। तो जब आदमी अपनी योग्यता से कम काम करता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। प्लानिंग कमीशन जो है, जिसका नाम अब पॉलिसी कमीशन कर दिया गया है, तो उसके अनुसार अपूर्ण रोजगार किसको कहा गया है, उसके अनुसार अपूर्ण बेरोजगार को इस तरीके से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दिन में 8 घंटे और पूरे वित्तीय वर्ष में 273 दिन से कम कार्य करता है तो वह अपूर्ण रोजगार के अंतर्गत आता है। फिर बता देता हूँ एक बार, जो प्लानिंग कमीशन ने डेफिनेशन दी है अपूर्ण रोजगार की वो क्या है, वो है यदि कोई व्यक्ति दिन में 8 घंटे और पूरे वित्तीय वर्ष में 273 दिन से कम कार्य करता है तो वह अपूर्ण रोजगार के अंतर्गत आता है। आइए अब आगे के टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वाई कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो इन जीडीपी। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो कम क्यों है, या उर्दू में कहेंगे मजमूई मुल्की पैदावार में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम क्यों है। तो इसके पीछे जो कारण है वो है छिपी बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो छिपी बेरोजगारी इसलिए है तो स्टूडेंट में बात कर रहा था कि वाई कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो इन जीडीपी। यानी कि जो कृषि क्षेत्र है हमारा उसमें जीडीपी में योगदान कम क्यों है उसका।
तो इसके पीछे रीज़न है छिपी बेरोज़गारी और अल्प बेरोज़गारी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, छिपी बेरोज़गारी वो रोज़गारी जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि हमें आदमी काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर पाते। ठीक। और अल्प बेरोज़गारी क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें अपूर्ण या अल्प बेरोज़गारी जिसमें जो आदमी है जितना रोज़गार होना चाहिए मतलब उतना रोज़गार नहीं है, उससे कम है। या अपूर्ण रोज़गार की अगर बात करूं तो ऐसी स्थिति जिसमें जितना आदमी काम कर सकता है वो अपनी क्षमता से पूरा काम नहीं कर पा रहा, उससे उसको उसकी क्षमता से कम ही काम मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? अपूर्ण रोज़गार। तो जहाँ तक कृषि क्षेत्र की जीडीपी में योगदान की बात है, इसके पीछे जो कृषि क्षेत्र का जो योगदान कम है जीडीपी में, उसके पीछे कारण क्या है? छिपी बेरोज़गारी या अल्प बेरोज़गारी। क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्या होता है? अल्प बेरोज़गारी पाई जाती है या छिपी बेरोज़गारी पाई जाती है, यानी कि एक खेत में जितने आदमी चाहिए काम करने के लिए उससे ज़्यादा आदमी लगे हुए हैं उसमें। इस वजह से जो कृषि सेक्टर का या एग्रीकल्चर सेक्टर का जो योगदान है जीडीपी में वो कम है। दूसरा पॉइंट है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि हम रोज़गार का सृजन कैसे कर सकते हैं, हम रोज़गार को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके कुछ कंपोनेंट हैं या कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। या जो एम्प्लॉयमेंट हमारा कम होता जा रहा है दिन पे दिन, जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, उस बेरोज़गारी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला है पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रोज़गार होगा। जितने भी लोग होंगे दुनिया में जो जीवन जी रहे हैं वो रोज़गार की मांग करेंगे अपने आजीविका को कमाने के लिए, अपने लिवलीहुड को कमाने के लिए। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ती चली जाएगी तो इतना रोज़गार जो है क्रिएट नहीं हो पाएगा जितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि एक आदमी कई आदमियों को सर्विस प्रोवाइड करता है और उनको लिए प्रोडक्ट तैयार करता है। अब ऐसे में सभी आदमियों को रोज़गार मिलना थोड़ा मुश्किल है, ख़ासतौर से भारत जैसे देश में जहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम जनसंख्या पे कंट्रोल कर लें तो ये जो बेरोज़गारी की समस्या है इसमें इसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा उपाय है लेबर इंटेंसिव है, सॉरी इसको इंटेंसिव कर लेते हैं। अब ठीक है, एक्सटेंसिव नहीं होता, इंटेंसिव होता है। तो जो दूसरा उपाय है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का वो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। अब इसके लिए हमें दो चीज़ों को समझना होगा। इस पॉइंट को समझने के लिए जो हमारी टेक्निक्स होती है ना, वो दो तरह की होती है प्रोडक्शन करने की। एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है? हम कैपिटल लगा के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, यानी कि हम भारी मशीनें लगाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में। उससे क्या होता है? हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम आती है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। लेकिन उससे होता क्या है? लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, क्योंकि अगर 100 आदमी किसी काम को कर रहे हैं एक दिन में तो उसको मशीन एक ही दिन में अकेली कर सकती है। इस वजह से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में जो है रोज़गार का सृजन नहीं होता, बल्कि उससे रोज़गार कम होता है। दूसरी टेक्निक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि ऐसी टेक्निक या ऐसी तकनीक जिसमें जो व्यक्ति हैं, जो श्रम है, उसको लगाकर उत्पादन किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी एक 100 यूनिट बनाता है एक दिन में और हमको 1,00,000 यूनिट बनानी है तो हमें 1,000 आदमियों को काम पे लगाना होगा। अगर हम मशीन को प्रोडक्शन में लगा देंगे तो उससे लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। हालांकि प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा और कॉस्ट भी कम आएगी, लेकिन रोज़गार कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को हटाकर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना चाहिए, ख़ासतौर से भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी की दर भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा उपाय है चीप लोन या सस्ता कर्ज। तो सस्ता कर्ज क्या होता है? जब लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होगा तो उनको रोज़गार नहीं मिल पाएगा, उनको रिटर्न नहीं मिल पाएगा।
तो बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो लोन है वो उद्योगपतियों को, छोटे छोटे जो व्यवसायी होते हैं उनको सस्ता ऋण देना चाहिए, उनको सस्ता कर्ज देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि गवर्नमेंट अगर छोटे व्यवसायियों को या आम आदमियों को सस्ता ऋण देगी तो वो अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और अपनी जीविका कमा सकते हैं। चीप लोन से क्या होगा, उनके ऊपर ब्याज का भी ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा और वो अपने नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो चीप लोन देने से भी या सस्ता कर्ज देने से भी हम काफ़ी हद तक बेरोज़गारी की समस्या को कम कर सकते हैं। इसके बाद है प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो बहुत छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज होती हैं और छोटे छोटे से साधारण प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे हस्तकारी, हस्तशिल्प या मिट्टी के बर्तन या छोटे मोटे खिलौने। इस तरीके के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे चटाई या बर्तन, इस तरीके के जो छोटे छोटे खिलौने और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रियों के द्वारा, उन इंडस्ट्रीज़ को क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या छोटे पैमाने के सनअत भी कहते हैं उर्दू में। हिंदी में कहेंगे लघु पैमाने के उद्योग। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। आदमी थोड़े से पैसे से ही इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है और अपनी लिवलीहुड कमा सकता है। तो जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे, उनको एडवर्टाइजमेंट करेंगे उनका और लोगों को उनके बारे में फेमिलियर कराएंगे, तो जो बेरोज़गारी की समस्या है वो कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास थोड़ी कैपिटल है, थोड़ा पैसा है, वो भी स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्री अपनी सेटअप कर सकते हैं। लास्ट उपाय है एक्सपोर्ट। देखो, जितनी हमारी जनसंख्या है, अगर सभी प्रोडक्शन में लगा दिए जाएं तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि इससे एक समस्या और होगी कि जो प्रोडक्शन होगा वो डिमांड की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इससे हम कर क्या सकते हैं, इस प्रॉब्लम में हम ये कर सकते हैं कि जो जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है देश में, जितनी हमें ज़रूरत है प्रोडक्शन की, उससे ज़्यादा जितना भी एक प्रोडक्शन हुआ है उसको हम दूसरे देशों में बेच सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास करेंसी भी आएगी, फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेंगे और हमारे देश के लोगों का जो प्रोडक्शन है वो भी बिक जाएगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करें, सभी लोग व्यवसाय में संलग्न हो जाएं, सभी लोग काम पर लग जाएं। जब सभी लोग काम करेंगे कि चाहे वो किसी भी तरह का काम करें, उससे क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और उस बढ़ने की वजह से उस बढ़े हुए प्रोडक्शन को हम एक्सपोर्ट करके या निर्यात करके दूसरे देशों को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे देश के रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे और हमारे देश के जो लोग हैं उन सभी को रोज़गार भी मिल जाएगा। तो क्लास ये थी आज तक की बात। आगे इस चैप्टर में इससे आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।